सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने वाले अपोजिशन इत्तेहाद PDM में नया फसाद उठ खड़ा हुआ है। वाकिफान हाल का दावा यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की सियासी परवाज पर सवाल उठा दिए हैं। मौलाना को शिकवा है कि PDM की सरबराही का बार इनके कंधों पर है, लेकिन मरियम और बिलावल आज खुद ऐसे बयान दे रहे हैं जो अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को मरियम नवाज के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बारे में बयान पर गुस्सा है, तो बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ के बारे में दिए गए बयान पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्हें शिकवा यह है और जायज़ भी लगता है कि PDM के सरबराह को कोई पूछ ही नहीं रहा। अंदर की खबर है कि उन्होंने नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से राबता करके इन्हें बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। सवाल यह है कि क्या दोनों बड़ी जमातें एक बार फिर मौलाना से हाथ कर रही हैं? सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि आज नवाज शरीफ PDM इजलास में शरीक क्यों नहीं हुए? इसकी वजह सेहत के मसाइल हैं या फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शिकस्त पर तहफ़्फ़ुज़ात? दूसरी तरफ PDM में शामिल जमातें एक नए जमहूरी मुआहदे की जानिब बढ़ रही हैं, जिसे चार्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया है। इसमें 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने का अज़्म मरकजी नुक्ता है। इसके अलावा इस मुजव्वज़ा चार्टर में आज़ाद मीडिया और आज़ादी इज़हार के दिफा, इसकी मुकम्मल हिमायत और पाकिस्तान में महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे को तरजीहात में रखा गया है। इस मुआहदे के बारे में मुखालिफिन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त मालूम होते हैं कि जिन पर है करप्शन का इल्ज़ाम, क्या वही बनाएंगे चार्टर ऑफ पाकिस्तान? करप्शन के जिक्र पर याद आया कि नून लीग के फंड्स शरीफ खानदान के बेनामी अकाउंट्स में मुंतकिल करने का मामला भी उठ खड़ा हुआ है। खबर है कि करोड़ों रुपए के फंड्स शहबाज शरीफ खानदान की बेनामी कंपनी में जमा कराए गए। पार्टी को ये फंड्स हमजा शहबाज के कहने पर दिए गए। नैब इस मामले की खोज में है, देखिए मजीद क्या कुछ निकलता है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतखाबात के बाद हर बार धांधली के शोर का मसला हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिशों में है। आज उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान किया। सेनेट इलेक्शन में खुफिया की बजाय शो ऑफ हैंड्स भी इनकी तरजीहात में शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपोजिशन की हिमायत के बगैर वो इंतखाबी इस्लाहात का महाज सर कर पाएंगे? अपोजिशन के चार्टर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत क्या होगी? हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या आएगा? इन सब पर बात करेंगे असद खरल साहब, बाबा डोगर साहब से। खरल साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ फिर हाथ हो रहा है? देखें, जिस तरह आपने बात की है कि वो PDM के सरबराह हैं और अभी जो सारे मामलात हो रहे हैं इस पर बड़े वो सख्त परेशान हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ये कहते हैं कि जब मुझे सरबराह 11 जमातों ने बनाया है तो मेरी तो बिल्कुल को पूछता ही नहीं मुझे। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो बयान दे दिया, उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया और बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान साहब या जो PDM जो बयानियाँ बना के चलना चाहती थी उसकी बिल्कुल उन्होंने नफ़ी कर दी और PDM के अंदर दरार पड़ी। उसके बाद आ गया मरियम साहिबा ने बिलावल की नकल करते हुए उन्होंने भी BBC को इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी उनके फुटप्रिंट जो है उस पर पाँव रख दिया और उनका बिल्कुल हम भी फौज से बात करने के लिए। अच्छा, अब दोनों जो है ये दोनों पार्टियां बड़ी थी, लीड पार्टियां थी। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब इसलिए परेशान है कि अगर मुझे आपने सर पे आपने कोई पग रखी है तो मुझे भी तो पूछ लिया जाए जनाब कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अब देखें ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिस कॉल आई थी और उनको ये यकीनदानी हो गई थी कि वो धरना जब देंगे इस्लामाबाद में तो हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, इमरान खान इस्तीफा दे देंगे, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद वो कॉलर का पता ही नहीं चला कौन था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये कहाँ से बयान दे दिया कि जनाब ये GHQ में फैसला हुआ था और हमें 12 सीटें हमारे खाते में डाली गई थी। अब वोट को इज्जत दो की बात हो रही है PDM में और वो कह रहे हैं कि हमारे खाते में डाली गई थी। अच्छा। अब खाते में कहाँ डली थी, किसने आपको डाली, कैसे हुआ? और उनके सामने बिलावल भुट्टो की प्रेजेंस में एक बंदा स्टेज पे खड़ा होके ये कह रहा है कि जनाब जो GHQ में मीटिंग हुई थी उसमें हमारी जो 12 सीटें हैं वो दी गई थी हमें। अच्छा, हमारे जिम्मे डाली गई थी 12 सीटें। अब वो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मेरा जो मैंडेट चुरा लिया गया। मरियम साहबा जो है वो और कहानी सुनाती हैं कि हमारे बंदे तोड़ लिए गए हैं। पूरे इस
गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर फजलुर रहमान साहब आपको कहीं नजर नहीं आए। अचानक बाद में उन्होंने कहा जी हम पीटीआई को ये मैंडेट हजम नहीं होने देंगे। अब मामला ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब तिलमिला रहे हैं और कभी वो जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को फ़ोन और कोशिशें जो कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं, उसमें यही वो कह रहे हैं कि जनाब अगर यही मामला रहा, यही सूरत हाल रही, तो फिर आप किसी और को बेहतर है सरबराह बना लें। क्योंकि जो मौलाना साहब इनके कंधों पर रख के खेलना चाहते थे, इनके कंधों पर रख के बंदूक चलाना चाहते थे, वो कंधे गायब हो गए। अब मौलाना साहब रह गए अकेले। तो इसलिए मौलाना साहब परेशान ये है कि जनाब अगर मुझे आपने सरबराही दी है, अगर मेरी चलनी नहीं है, अब एक नई दुर्फितनी जो लेके आ गए हैं कि ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है एक नया मुसवदा तैयार हो रहा है। मुझे बताएं पहले पाकिस्तान में आइन नहीं बना हुआ क्या? पहले ये सारी चीज़ें जो वो बात कह रहे हैं, क्या मीडिया की आज़ादी के हवाले से पहले कोई बात नहीं है? हाँ, कदगन अगर लगाने की बात हो तो वो तो हो सकती है। मीडिया की जो फ्रीडम है, हमें आर्टिकल 19 और 19A के बाद जो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट दी है, उसके बाद तो कोई कमी किसी की ज़रूरत नहीं रह जाती। उन्होंने तो ऐसा कहा है कि जनाब आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कोई हुकूमत, कोई इदारा, कोई रियासती इदारा कदगन नहीं लगा सकता। और बाकायदा उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, पार्लियामेंटेरियन ईवान सब उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो लिहाजा एक तो वो आ गया। फिर वो जिस तरह इंतखाब शफाफ, वो ऑलरेडी कमेटी बनी हुई, वो करे एक्ट जो रिफॉर्म्स इलेक्शन के लिए कमेटी बनी हुई है, वो सारी जमातों के उसके में लोग शामिल है। लेकिन 2023 जब तक इलेक्शन नहीं होगा उस वक्त तक कमेटी खामोश रहेगी। जो ही इलेक्शन होगा धांधली का शोर मचाने के लिए एकदम फिर कह देंगे कि जनाब ये रिगिंग हुई है। तो अभी से आप ठीक बाबर साहब ये जो अब चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, इसमें क्या होगा? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह NRO हुआ, उससे कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा अगर कभी किसी की बारी आ गई? शहरी रहमान साहब मुझे याद है वो वज़ीर इत्तलात से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, वजारत इत्तलात से, कि जी आप मीडिया पे कदम लगाने। पीपल्स पार्टी के दौर की बात है। और नवाज शरीफ का तो फिर क्या ही कहना, वो तो अखबारात ही बंद हो जाया करते थे। तो ये बड़ी आज आज़ादी सहाफ़त आज बड़ा जाग रहा है ये मामला। उसामा साहब, चाहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, चाहे चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो, या जो भी उसको कोई नया नाम दे दे, इसकी फेट जो है ना, इसकी किस्मत एक ही है और वो है नाकामी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, उसके बाद जो उसका बेड़ा गर्क हुआ, जो उसका सत्यानाश हुआ, वो आपके सामने है। हर कोई अपने अपने दाव पे बैठा हुआ है। मरियम अपने दाव पे बैठी हुई हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपने दाव पे बैठे हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने दाव पे बैठे हुए हैं। किसी को PDM का क्या बनता है क्या नहीं बनता उससे कोई गर्ज नहीं है। हर एक का मकसद ये है कि फ़ौज हमारी उंगली पकड़े और हमें इक़्तिदार तक ले आए, फ़ौज हमारे मुंह में इक़्तिदार की चूसनी डाल दे। हर एक का मकसद यही है। बिलावल भी यही चाहते हैं, मरियम भी यही चाहती हैं, और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी यही चाहते हैं। अच्छा, कि फ़ौज आए, इस हुकूमत को पकड़ के बाहर निकाल दे, हमें उठाए और इस कुर्सी पर बैठा दे इक़्तिदार की। तो गालियाँ भी देते हैं सर? गालियाँ ये देते हैं कि इनका ख्याल है कि हम उन पर प्रेशर बढ़ाएंगे। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए आएंगे, मुज़ाकरात करने के लिए आएंगे तो फिर हम उनसे कोई बारगेन कर लेंगे। जो बिलावल भुट्टो हैं वो भी इसी ताड़ में बैठे हुए हैं। मरियम नवाज़, आप मुझे बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा ये है कि मरियम नवाज़, वो PDM के सदर तो मौलाना फजलुर रहमान है, मरियम नवाज़ BBC को इंटरव्यू दे रही हैं और ये कह रही हैं कि ना हम फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह कि ये गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन एंड पे आगे वो बैलेंस करने के लिए कहते हैं कि मुज़ाकरा जो है PDM करेगी। मरियम को किसने ये इख्तियार दिया कि वो PDM के पर अपना स्टेटमेंट दे दे, कि बिहार पर अपना स्टेटमेंट दे दे कि ना हम फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? मौलाना फजलुर रहमान उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया, बिलावल भुट्टो को इत्मीनान में नहीं लिया गया, और मरियम जो है, मरियम साहिबा जो है वो कह रही है हमारे बंदों के साथ फ़ौज राब्ते में है। तो उनको दुख है कि बंदों के साथ जो राब्ते में मेरे साथ डायरेक्ट बात करें, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और बाकी पार्टियों को दुखी है कि हमें वो तो भाड़ में जाए जी, वो तो भाड़ में जाए। उसामा साहब, जिस दिन इनको कोई इशारा मिला, मैं आपको बता रहा हूँ, PDM छोड़ के नहीं सर, बिल्कुल कतन जीरो उम्मीद है। वो बड़ा स्ट्रॉन्गली कन्वे किया गया जुबैर साहब को कि जनाब जो भी होना है तो पार्लियामेंट के अंदर होना है, जो भी तब्दीली आनी है पार्लियामेंट के अंदर आनी है। हम
गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के मतहत एक अदारा है, जो गवर्नमेंट हम कहेगी हम वो करेंगे, मगर आईनी हदूद में और लीगल हदूद में रहते हुए। इससे आगे हम कतन जाने को तैयार नहीं है। ये तो बड़ा क्लियरली जुबैर साहब को कन्वे कर दिया गया। इसके बावजूद मरियम फिर कह रही थी आप इस गवर्नमेंट को हटाएं। अच्छा, और आप मुझे बताएं, आज भी ये लिखा हुआ है, आज भी ये चीज लिखी हुई है कि जनाब कोई चीज जो है आइन और कानून के हद से बाहर नहीं होगी। ये मौजूदा चार्टर में लिखा हुआ है कि जनाब कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और शफाफ इंतखाबात के निकात शामिल हैं। मुझे एक बात बताएं, 2.5 साल गुजर गए असम्बली को, अभी तक PMLN और पीपल पार्टी ने इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर क्या रोल प्ले किया, मासवाए ये करने के जनाब हमारे बंदों को आज़ाद करो, जनाब हमें वो और क्या कौन सी ऑर्डर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जाए, नैब को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा सीरियसली कौन सी ऐसी डिबेट हुई है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट करने के लिए बात की गई हो, जिसमें यह बात की गई हो कि जी हम किस तरह से इलेक्शन रिफॉर्म लेके आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है वोटिंग शुरू कर सकते हैं, तरफ से भी कोई ऐसी चीज नहीं आई। और साहब इसके पीछे भी एक साजिश है, बार बार फौज को टारगेट करना, बार बार फौज को टारगेट करना, बार बार उनको सियासत के अंदर घसीटना। हाँ, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो उसको डिस्कस करें। आज उनकी मीटिंग हुई है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान में कोई रिगिंग हुई थी, उसके सबूत उस PDM के सामने रखे जाते कि ना ये सबूत हैं, ये हमारे पास एविडेंसेस हैं। अब PDM के प्लेटफॉर्म से हम आवाज उठाएंगे कि ये धांधली हुई है, इसको रोका जाए, और ये इस तरह की धांधली हुई है। सबूत आपके पास है। बिलावल साहब को कहा जा रहा है कि आप ये इल्जाम की बजाय आप ऑफिस आए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आप इल्जाम ना लगाएं, आप ऑफिस आए, सबूत लेकर आए, सामने रखें उनके, लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं। अच्छा बाबर साहब आपने जो बात कही है असद खरल साहब, ये आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि जी कल को किसी और की हुकूमत होगी तो फौज तो उसी के साथ होगी जिसकी हुकूमत है। लोग सब रियासती अदारा है, रियासती अदारा है जो उसने हुकूमत के साथ लाइजान करना है। तो फिर ये मैं तो मुज़ाकरात का डोल डाला जाता है कि जी हाँ जी हमारे लोगों से एस्टेब्लिशमेंट, मरियम ने कहा कि जी राब्ता कर रही है, अपना सिर्फ कद बढ़ाने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, जिस तरह डोगर साहब कह रहे हैं, वो तो बेचारे तरस रहे हैं कि हमें कोई मुंह लगाए और हम मुलाकात के लिए हमें को बुलाए। मरियम साहबा का यही मसला है, नवाज शरीफ साहब का यही मसला है कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट किसी ना किसी तरीके से कोई बात करे। ये पत्ते बड़े फेंके हैं इन्होंने, बड़े तरीकों से लोग भेजे, अपने पैगाम रसां को भेजा कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, वो करने के लिए, लंबी चौड़ी गैर मशरूत माफिया शराइत जो इनका आगे लगाएंगे हम करेंगे। सिर्फ एक दफ़ा जो है हमें माफ़ कर दिया जाए और हमें दोबारा फिर जो है ना इक़्तिदार के ताकि मज़े हम लूट सकें। ये इदारा तैयार है, जो कुछ कहा जा रहा है इदारा इसके लिए तैयार है। फौज को आप बुरा भला कहते हैं, हमने टस से आर्मी चीफ बड़ा क्लियरली कई दफा ये कह चुके हैं कि फौज अपने आईनी और कानूनी जो हदूद है उससे बाहर नहीं जाएगी। ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है ना, इनके होते हुए तो इस तरह की किसी भी गेम जो है वो कोई भी ये किसी किस्म का भी ये जो कर ले जितने भी जो मर्जी ये मकर और फ्रेब कर ले, वो तो इनके पत्तों में या इनकी गेम्स में आने वाले नहीं। उन्होंने तो कैटेगोरिकली जो आखिरी मीटिंग थी ना, आखिरी इनका जो कोशिश थी, आखिरी हरबा था, वो था मोहम्मद जुबैर को भेजना। मोहम्मद जुबैर को इन्होंने भेजा था कि जनाब जो भी आर्मी चीफ या एस्टेब्लिशमेंट कहेगी हम वो करने के लिए तैयार हैं। खुदा के लिए सिर्फ एक काम कर दे उनके, क्या कि इस हुकूमत से हमारी जान छुड़ा दी। उनका ये तो हमारा काम नहीं, आप पार्लियामेंट में जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो भी है। दूसरा, हमारे जो है मुकदमात खत्म कर दे, उनका इसके लिए अदालतें हैं। लिहाजा ये दोनों चीजें हमसे अब अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप कर रहे हैं, उसके लिए भी अदालतें ही हैं। तो मामला ये है कि इस हवाले से अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब ने जो कदम उठाया है, बाबर डोगर साहब, जो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को उठाना चाहिए था, 30-30 साल बारियां ले चुके हैं, लेकिन दानिस्ता वो नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे हैं, आपको पता है पिछली दफा भी उन्होंने कहा, उस वक्त हुकूमत ने और इनके जो मुतहद अदारे हैं इन्होंने बीच में ढकोसले डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोट जो है उसका वोटिंग का आगाज किया जाए। तो चूंकि नून लीग की हुकूमत थी, ये नहीं चाहते थे, इदारों को भी साथ मिलाया और सुप्रीम कोर्ट के जाके सामने खड़े हो गए। ओवरसीज के मामले के अंदर, वोटिंग के अंदर सारा ये इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इसका डेमो भी कराया था। मुझे पता है बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हुई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चेयर की, चैम्बर्स के अंदर मीटिंग हुई,
सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ इदारों की मीटिंग हुई। ठीक है। अब अगर इमरान खान साहब ये करना चाहते हैं तो मैं देखूंगा किसी इजलास में, पार्लियामेंट में, सेनेट में इस चीज को अगर बाबर साहब पार्टी या नून लीग दोहराएंगे कि जनाब इमरान खान साहब ने वादा किया है, इस पे अमल दरामद करें। अगर FATF की तरह यहाँ भी आगे नहीं आते और इमरान खान साहब की इतनी बड़ी ऑफर, अब इसमें कि जी शो ऑफ हैंड सबको सामने आना पड़ेगा, सेनेट में खड़े होकर कहना पड़ेगा कि जी मैं इसको डाल रहा हूँ वोट, वो भी अच्छा कर रहा है, ये तो हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। ये तो इनको तो इतना दहाइयां मिली इक़्तिदार में, दोनों मिलकर कर लेते, इलेक्शन कमीशन भी इन्होंने बनाया और उसके बाद इनकी मर्जी से ही फिर अबूरी हुकूमत बनी जिसने कहा फौज को कि जी आप नहीं होंगे अगर यहाँ इलेक्शन के दौरान तो यहाँ फसाद हो जाएगा, इतने सेंसिटिव स्टेशन से। उसके बाद इल्ज़ाम भी फिर फौज ले, तो अब तो ये मौका है इनके पास बिल्कुल, और इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकेगा अगर ये मिलकर नहीं आते और आईनी तरामीम नहीं करते। इनकी मर्जी से ही करनी पड़ेगी इमरान खान को। इससे बड़ी ऑफर क्या हो सकती है? उसामा साहब आज फिर ये इन्होंने ये कहा कि ना हमारा जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, पार्लियामान खुद मुख्तार हो और आइन की बालादस्ती हो, शिफाफ इंतखाबात जो है इसके इंतखाब में। आज जो इन्होंने बैठे हैं, आज जो मुलाकात की है PDM ने, उसमें ये निकात रखे हैं कि आइन को शिफाफ बनाना जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा मकसद है, इंतखाबात को शिफाफ बनाना। तो सर इमरान खान ने तो बहुत बड़ी ऑफर कर दी है। देखें आपके साथ हमसाया मुल्क है इंडिया, 1.25 अरब की 1.5 अरब की उनकी आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन इंडिया में होता है और सारा इलेक्ट्रॉनिक होता है। मुझे आज तक बताएं कि आज तक किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया? आज तक इवन अमेरिका के इलेक्शन जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं है तो वहाँ पर फड्डे पड़े हुए हैं कि काउंटिंग जो है दोबारा की जाए, ये किया जाए, वो हो जाएगा। इंडिया में कोई ऐसा इशू है ही नहीं है। तो सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। आप आए इलेक्शन का रिजल्ट करें, शाम को जो छांगा मांगा के क्रिएटर हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग के मास्टरमाइंड हैं, जो खरीदो फरोख्त के बादशाह हैं, उसके खालिक हैं, आप उनसे कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है उनके जरिए इलेक्शन के जो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है तो आप उनके जरिए आए हैं। ऑपोजिशन नहीं साथ आएगी, वो नहीं आएगी, देख लेना। इस पे नहीं भी लगता है, इस पे नंबर 1 और और दूसरा जो सेनेट वाला मामला कर रहे हैं, हुकूमत मिलेगी तभी आप और है हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे की सारे बात करते हैं, इल्जामात भी लगाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देख लिया जो धड़न तख्ता हुआ सेनेट के इलेक्शन के अंदर कि अक्सरियत के बावजूद किस तरह जो भी हुआ। अब अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड के जरिए ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो, तो ये इतनी बड़ी ऑफर है अपोजिशन के लिए। हुकूमत कर रही है, यानी 2023 के इलेक्शन 2023 के इलेक्शन और सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब के लिए जो 2 बड़ी इमरान खान साहब ऑफर कर रहे हैं, कोई भी हुकूमत कभी आज तक किसी ने की है, कभी सोचा है? अगर वो इमरान खान साहब धांधली चाहते होंगे तो कभी नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो इंश्योर करेंगे। दूसरी बात, अगर सेनेट के अंदर वो हॉर्स ट्रेडिंग चाहते होंगे तो वो कभी इस बिल को नहीं लाएंगे। अब अगर इन 2 चीजों के साथ भी PMLN इक़्तिदार के आखिरी साल इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो बिल था वो लेके आए, उसको पास करवाया, उसी इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हुई उन्हीं के तहत ये इलेक्शन हुआ जी। ये खुद वो इलेक्शन रिफॉर्म लेके आए थे। RT का सिस्टम ये खुद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये किसी और ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया, PMLN ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बाद में इन्होंने उस पर रिगिंग का इल्ज़ाम लगा दिया, यानी अपनी रिफॉर्म्स ला के उसी के तहत इलेक्शन करवा के फिर कहा जी इलेक्शन में धांधली हुई। वो तो चेयरमैन अच्छा, भी अपना लाकर चीफ जस्टिस भी जब कोई आता है उस पर भी इतराज हो जाता है, अपने लाए हुए आदमी चीफ पर इतराज हो जाता है, वो तो हर जगह यही मसला है। RTI सिस्टम को 13 में नून लीग ने जो बनाया था तो इन्हीं खालकों ने उसको बिठाया भी था ना। आपको पता 7 से 8-9 बजे तक जब रिजल्ट जो है बिल्कुल रुक गए थे, सारा प्रोसेस एकदम खत्म हो गया था और फिर मैनुअल रिजल्ट बनना शुरू हुए और वो जो धांधली हुई और सारी चीजें हुई वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो अगर 18 में उसी के सिस्टम के अंदर अगर खराबी हुई है, मसला हुआ है, तो आपने बनाया था अपने लिए, जो आपने किसी के लिए जो गड़ा खोदा था उसके अंदर आप खुद गिर गए। मामला ये है कि जिस तरह आपने चेयरमैन तो कैसे होंगे फिर? देखिए मुझे बताएं, चेयरमैन नैब हुकूमत और अपोजिशन बनाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का इंतखाब जो है हुकूमत और अपोजिशन बनाती है। ये सारी अमेंडमेंट किसने की? जो आपस में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया, पीपल्स पार्टी और टू पार्टी सिस्टम था ना, अब तीसरी पार्टी आई है तो वो इनको ऑफर दे रही है। अगर उसके साथ ये नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि दाल में कहीं काला है और ये फिर वही बैसाखियों पे फिर ये चोर दरवाजे से आने के लिए मरियम साहबा ये आस लगाए बैठे। हाँ जी, मुज़ाकरात होंगे लेकिन अवाम के सामने होंगे,
तो कोई किसी चौक में बैठ के तो नहीं, उन्हें पार्लियामेंट में होंगे जो होंगे, तो वहां जाकर पहले तो बात ये आर्मी चीफ से वो मुज़ाकरात किस तरह कर किस कानून के तहत, किस क्या हैसियत क्या उनकी? कौन है, कौन है फजल ना वो एमएनए है, ना एमपी है, ना वजीर है, ना मुशीर है, ना पब्लिक ऑफिस उनके पास। साहब मेरी बात सुने, किस चीज के मुज़ाकरात होंगे? अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आप गवर्नमेंट के साथ करें। जो फौज है वो गवर्नमेंट के रियासत का एक स्तून है, गवर्नमेंट के अंदर रियासत का एक अदारा है। एक अदारे के साथ आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? उनके पास क्या अख्तियार है? इलेक्शन शफाफ बनाना है, गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। जो भी का रोल होगा, कोई रिफॉर्म लेके आनी है, के लिए बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते, यही हो सकता है। जो भी करना है तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर के साथ एक उनके साथ मुज़ाकरात होंगे ना, नहीं करेंगे। आपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस ऑफर पे मुज़ाकरात करने हैं। आर्मी तो इसमें स्टेक होल्डर है ही नहीं है, आर्मी का तो इसे लेना देना ही नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर आइन में आपने तब्दीली करनी है, लॉज में तब्दीली करनी है, जो भी करना है अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। गवर्नमेंट ही वो अदारा है जिसके साथ इन ऑफर में तो नहीं आएंगे। आज अगर इमरान खान कहते हैं कि नैब का लॉ अमेंडमेंट कर लेते, भागते आ जाएंगे। इमरान खान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर वो एनआरओ इनको देने के लिए में कह चुके हैं, इसके अलावा करप्शन वाला मामला आप छोड़ दें, इसके अलावा जो कहते हैं मैं ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हूं। वही मामला है जो इमरान खान साहब वो तो फिर वो कहते हैं ना, बाबर साहब को लगता है इस पर नहीं आएंगे, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बात करेंगे, तो फिर अपने चार्टर में क्यों लिख रहे हैं? फिर क्या ये जी पीडीएम को इख्तियार मिल जाए तो फिर ये होगा? अगर पीडीएम में 11 जमातें हैं, 2-3 को मिल जाता है उनमें से, यानी नून लीग और पीटीआई को किसी और के साथ इत्तेहाद बनाती है, तो फिर ये लड़ाई होगी, फिर कभी नहीं इलेक्शन कमीशन को शफाफ बना सके। पीडीएम के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, तमाम जो सियासी जमातें हैं ना, उनके अंदर ख़ास तौर पर PMLN और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान इत्तेमाद का शदीद फुकदान है। दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते और मौलाना फजलुर रहमान इन दोनों पे ट्रस्ट वही मैं कह रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला जो है अभी इलेक्शन में जो हार गए बेचारे हफीजुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की डील थी, पीपल्स पार्टी ने डील की है। अंदाजा लगाएं। वो भी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने डील की है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कह रहे हैं जी हमें 12 सीटें जो है हमारे खाते में डाली गई थी, वो कह रहे हैं डील थी। अब मुझे ये बताएं कि आपस के अंदर यानी बिलावल भुट्टो किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे, किसके साथ उनकी डील थी, किसने उनको इंश्योर किया था? और जो नून लीग के बंदे वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की डील थी। अब किसके साथ डील थी? आपस में इलेक्शन कमिश्नर कह रहा हो कि आए सबूत लेकर आए मेरे पास, उधर नहीं जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सड़कों पर स्टेटमेंट देंगे, टॉक शोज में आके बड़के लगाएंगे। इनके मेरी बात सुनिए, आप किस मुंह से जाएंगे? खैर साहब PMLN चीज होगी तो जाएंगे। खैर साहब PMLN और पीपल्स पार्टी, इनके पास वुकला की एक फौज है, बेहतरीन इनके पास वुकला है। ये नैब में आपके सामने है कि जो मुल्क के बेहतरीन वुकला है उसकी पूरी फौज इन्होंने खड़ी की हुई है। यही फौज जो है, इतने इनके पास कॉम्पिटेंट वुकला हैं, इनके पास इतना पैसा है, ये जनाब उनको एविडेंस लें और जाकर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएं। अगर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को बताएं कि ये इलेक्शन हुआ है, इसमें ये धांधली हुई है, ये हमारे पास सबूत है। 3 दिन हो गए इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए, अभी तक नून लीग या पीपल्स पार्टी कोई एक रिगिंग का सबूत सामने नहीं लेके आ सके, कोई एक। सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, सिर्फ जुबानी तौर पर जी इलेक्शन हमसे छीन लिया गया। इनका जो सारा बयानिया है वो तबाह बर्बाद हो गया, फिर वो दफन हो गया। 2018 के इलेक्शन के बारे में भी ये इस वजह से ये भी हो गया, लोगों को पता चल गया। अच्छा, अगर इलेक्शन हारे हैं, अगर इनके पास कोई सबूत है तो आवाम के सामने ले आए। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत बनने जा रही है, क्या तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा आसान है हुकूमत बनाना, और वज़ीर आला कौन हो सकता है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह कामयाबी मिली है। 10 सीटें कहा जा रहा है उनके पास हैं, 7 आज़ाद उम्मीदवार और 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 नून लीग के पास गई हैं। मजलिस वाहिद मुस्लिमीन की वैसी सीट एडजस्टमेंट थी तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन फिर भी ये एक तरफ सवाल उठ रहा है कि जी सादा अक्सरियत उस तरह से नहीं मिली, बल्कि मरीम ने तो शिकवा किया, बल्कि तंज किया कि जी ये पहली वफाकी हुकूमत है कि इतनी ज़्यादा सीटें नहीं ले सकी जिस तरह से नून लीग के दौर में गिलगित बल्तिस्तान में मिल गई या पीपल्स पार्टी के दौर में मिल गई, और आसानी से वज़ीर आला बना लिया पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में,
और नून लीग की बारी आई तो उन्होंने अपने दौर में बड़े आराम से वज़ीर आला बना लिया। तो इस दफ़ा क्या हो सकता है, लेकिन ये भी खबरें हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों में भी तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं। तो क्या इतना आसान होगा तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ पर हुकूमत करना, और क्या अपोजिशन कोई टफ टाइम दे सकती है? और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं रिगिंग के, इनके बारे में वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ जो लोग जीते हैं वो क्या कहते हैं? कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग साहब कामयाब उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ हैं, इनसे हम इस हवाले से बात भी करेंगे। जी कर्नल उबैदुल्लाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? बिल्कुल आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि ये बड़े मैसिव कोई रिगिंग हुई है, आप लोगों ने बड़ी कोई धांधली की है? तहरीक इंसाफ के लोगों ने, पीपल्स पार्टी कह रही है जी हमारा चोरी कर लिया मैंडेट, और नून लीग कहती है जी हमारे लोग तोड़े हैं, और फिर जाकर फिर भी नहीं आप इतनी मेजॉरिटी ले सके। सबसे पहले तो मैं बोल्ड टीवी का चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे कौम से लोगों से बात करने का मौका दिया कि इस दफा के इलेक्शन में पीटीआई ने अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन स्वीप किया है। और इसकी वजह ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का वो विजन जो पूरे पाकिस्तान में नए पाकिस्तान के लिए उन्होंने दाग बेल रखी है, तो उसी प्ली पे इधर पीटीआई के कैंडिडेट्स ने 9 सीटें जीत ली हैं। अभी हम अनकरीब जीत लेंगे। 22 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं हमारे इस हल्के में। हमारे सूबाई प्रेसिडेंट साहब की नागहानी मौत की वजह से खाली हुई थी, तो और इंशाल्लाह हम एक अच्छे अंदाज में क्लीन स्वीप करेंगे। और जो पीपीपी या नून लीग जिस अंदाज में बता रही है कि इधर रिगिंग हुई है या ये वो, मैं इसको यकसर रद्द कर लेता हूँ। और इस दफा नादरा में जो हमें हर इंडिविजुअल का, हर वोटर के साथ शिनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए पोलिंग हुई है, और इससे साफ शफाफ इलेक्शन हो नहीं सकते। दूसरी चीज, इधर पुलिस पंजाब की आई हुई थी, लोकल पुलिस का भी इतना अमल दखल नहीं था। 4 खिलाफ पुलिस या डाउन से जो दूसरे शहरों से सूबों से आई थी, उन्होंने एक अच्छे अंदाज में ट्रांसपेरेंट तरीके से कराई हुई है। अलबत्ता जो बिलावल जो इधर रोनर हो रहा है वो गलत बोल रहा है, और इधर कोई रिगिंग नहीं हुई है। अच्छा कर्नल साहब ये बताएं, वजारत आला के लिए जो नाम लिए जा रहे हैं उनमें आपका नाम भी है कि अब भी हो सकता है कि वज़ीर आला बने गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन जमातें कह रही हैं कि वजारत आला का उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा तहरीक इंसाफ को। ये बिल्कुल झूठ है। अगर बिलावल अपने आप को सियासी बालिग समझता है तो वो एक नाबालिग सियासतदान है। मौरूसी सियासत का नाकाम सियासतदान में उसे डिक्लेयर करूंगा। और दूसरी चीज ये मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इधर एक से एक तकड़े सियासतदान बैठे हैं, और पीटीआई के पास जिस तरह मैंडेट क्लियर है, इसी तरह सीएम के लिए भी एक से एक अच्छे तकड़े लोग हैं। और इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएगी पीटीआई, और दिखा भी देगी। आप हो सकते हैं वज़ीर आला। इधर चोरी की सियासत नहीं होगी, डाके की सियासत नहीं होगी, कमीशन की सियासत नहीं होगी। जी बाबर साहब। जनाब जी कर्नल साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपोजिशन का बयानिया, जो अदारों को बुरा भला कहने का बयानिया था, जो अदारों को कमज़ोर करने का बयानिया था, उसको उड़ा के रख दिया और उसको बहरुल काहिल में फेंक दिया? लोगों ने अपोजिशन की सियासत, जो कि अदारों के खिलाफ जहर उगलने की सियासत थी, उसको यकसर मुस्तरद कर दी है। बिल्कुल, ये मैं आपके बयानिए की तायीद करते हुए करप्शन की सियासत और इस तरह जो है बेईमानी की सियासत, डाके की सियासत खत्म, इसको बिल्कुल बहरुल काहिल में फेंक के इंसाफ की, जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिवनेस की। अच्छा एक और चीज, अच्छा अभी कोलो फेल में तजाद के बगैर। अच्छा कर्नल साहब अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो फजलुर रहमान साहब मीडिया से भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में और रिगिंग की गई है। नहीं जी, कोई रिगिंग नहीं हुई है, कोई सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई है। ये मैं इसको रद्द करता हूँ। जो भी कहते हैं गलत कहते हैं और मैं इसको रद्द करता हूँ। और
बिल्कुल हर चीज जिम्मेदारी के साथ, हम जो सियासतदान हैं हम बिल्कुल साफ सुथरी सियासत करते हैं। वो कर्नल साहब, हम एक चोर समझते हैं, ये बिल्कुल गलत, जिम्मेदारी के साथ वोटिंग हुई है। कर्नल साहब ऐसा क्यों है कि गिलगित बल्तिस्तान में जिस पार्टी की वफाक में हुकूमत हो वही जीतती है? फिर पार्टी पहले जीती जब उनकी वफाक में गवर्नमेंट थी, फिर एन जीती, अब पीटीआई जीती। क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग वफाकी हुकूमत को बड़ा पसंद करते हैं कि जो भी पार्टी हो उसको वोट डाल दें? बिल्कुल, ये मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये बता दूं कि इधर कोई रिगिंग नहीं हुई, साफ जिम्मेदारी के साथ चीज हुई है और इलेक्शंस हुए हैं और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपने विजन के मुताबिक जिम्मेदारी के साथ हुकूमत भी बनाएगी। और जो इमरान खान का विजन है, इमरान खान जो चाहता है उस हिसाब से लोग भी बल्ले को वोट देते हैं और तब्दीली के लिए और इंसाफ के लिए और एहतसाब करके जी जो है ना लोग इन्होंने गलत काम किया उनको सजा देगी। और अब गिलगित बल्तिस्तान में हर चीज बदलेगी और एक नया गिलगित बल्तिस्तान साहब, क्या वजह है कि साथ हुकूमत करेगी, इंसाफ के साथ? क्या वजह है कि जब पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत थी तो उनकी सादा अक्सरियत से ज्यादा लोग थे, नून लीग के 16 लोग थे जो अभी सुकड़ कर 2 रह गए। क्या वजह है कि पीटीआई को तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली? तो अगर सादा अक्सरियत नहीं मिली तो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के जो आप हुकूमत बनाएंगे, जो आपने अभी विजन की बात की, क्या उनका दबाव नहीं रहेगा और ब्लैकमेलिंग की वजह से क्या अपना जो विजन है उसके ऊपर अमल दरामद कर पाएगी ये कमज़ोर हुकूमत जो गिलगित बल्तिस्तान की है, जो मुख्तलिफ लोगों को मिला के बनाई जाएगी? मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूं कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये पीटीआई के ही लोग थे, ये हमारे ही उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं मिला था। अलबत्ता पीटीआई के उस विजन और उस हिसाब से ही वो हमारे साथ ही हैं और वो अनकरीब जो 7 उम्मीदवार आज़ाद आए हैं वो हमारे ही उम्मीदवार हैं पीटीआई के। और अगर कल उनको टिकट नहीं मिला था तो आज हमारे साथ आएंगे या कल हमारे साथ मिलके हम सिंपल अक्सरियत से ही हुकूमत बना लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कहीं उनको इग्नोर किया गया, नाराज तो नहीं वो कि उनको टिकट ही नहीं दी, नजरियाती लोगों को टिकट नहीं दी जो लोग दूसरी पार्टी छोड़ कर आए? ये इमरान खान के नजरियाती कारकुन हैं, ये इमरान खान के नजरियाती कारकुन हैं, ये इमरान खान के विजन के मुताबिक सियासत में आए हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान की इंसाफ के साथ खिदमत करना चाहते हैं। तो इनको क्यों नहीं टिकट दी? वो रिजेक्ट हो गए इलेक्टेबल्स जिनको टिकट दी थी तहरीक इंसाफ ने, उनकी जगह नजरियाती कारकुन जीत गया। हमारी पार्लिमानी बोर्ड ने मेरिट पे फैसला किया था, उम्मीदवार ज्यादा थे, टिकट एक को ही मिलता, आपको पता है जी। और आपको लगता है कि ये सादा अक्सरियत आसानी से नहीं 13 चाहिए तो आपको मिल जाएगा और कोई मसला नहीं होगा? बिल्कुल, बहुत आसानी के साथ पीडीएम ने रिजेक्ट कर दिया, इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया, बनाएंगे और वन साइडेड बिल्कुल आराम से पीटीआई हुकूमत बनाएगी। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि पीडीएम ने इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के, तो इससे कोई हंगामा या परेशानी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो नहीं बनेगी? वो तो मौलाना डीजल जो है ना वो कुछ भी कह सकते हैं, वो हवा में बात कर रहे हैं और वो तो ऐसी क़यादत कर रहे हैं जहाँ पे नून की और पीपीपी को मिला के जिस तरीके से उनका चेयरमैन बना हुआ है, अगर उनकी कुछ बात में से होती तो गिलगित बल्तिस्तान से एक सीट तो ले लेते, वो सिफर के साथ वो बॉटम में सबसे नीचे है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग साहब। मैं उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया। एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि असल में ये जो इदारों के खिलाफ बयानिया बनाया गया, इसी वजह से नून लीग को इनके अपने उम्मीदवार पहले तो छोड़कर चले गए और बहुत पहले चले गए और फिर लोगों ने भी छोड़ दिया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अब क्या होने वाला है नवाज शरीफ की पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, क्योंकि जो पार्टी फंड था वो किस तरह खाया गया है, बेनामी अकाउंट्स में किसने डाला, क्यों, कहाँ गए पैसे, सारी हकीकत ब्रेक के बाद। अब पता चला।
पता चला। नून लीग कमाल की पार्टी है, कमाल की इसकी फंडिंग है कि पार्टी को फंडिंग आती है और बेनामी अकाउंट्स में जाती है। किस कंपनी में जाती है? निसार ट्रेडिंग में जाती है, जिसके बारे में हम बात करते रहे हैं। और इसमें माशाल्लाह बड़े लोग इसमें फ़ंड देते हैं और अक्सर जिनकी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो, बिजनेसमैन हैं वो, MNAs वो लोग दे रहे हैं। अच्छा, अब चंद एक की मिसाल देता हूँ कि एक हैं जनाब इकबाल साजिद साहब, इन्होंने भी पैसे दिए, ये निजी मोटर कंपनी के हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुश्ताक साहब, मोहम्मद मुश्ताक, इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख रुपया दिया। अब असद खरल साहब, ये क्या हो रहा है कि ये पार्टी फंडिंग, और ये लोग कह रहे हैं कि हमने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के कहने पर के ये फंड एक बेनामी अकाउंट में जमा करा रहे हैं। और वो बेनामी अकाउंट किसका है? शहबाज शरीफ फैमिली का है। और अब गवाहान के तौर पर उनके नाम भी डाल दिए गए। निसार ट्रेडिंग कंपनी, आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग के जो ज्यादातर खांचे आए थे और तकरीबन 51 करोड़ से ज्यादा इस कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा हुआ। 51 करोड़ से ज्यादा, 51 करोड़ 52,71,000 रुपया। अब इसके अंदर जो लोग पैसे जमा कराने वाले कौन है? उसमें जिस तरह आपने बताया MPAs हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालकान हैं, मोटर कंपनीज के मालकान हैं, बिजनेसमैन हैं। और वो किसके कहने पे फंड दे रहे हैं? जो बयान नैब में दिए, वो कहते हैं सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आला, उनके कहने पे 51 करोड़ रुपए की रकम में से जो करोड़ों रुपए के तो जो पार्टी फंड आइडेंटिफाई हुए हैं, ये जो उन्होंने कहा में थे या सोसाइटियों के चक्कर में वो कह रहे हैं 6 करोड़ 50 लाख रुपए जो एक तो हासिल किए। रुकन पंजाब असम्बली सैफुल मलूक खोखर जो है, उन्होंने 75 लाख रुपए दिए। और उनका जो महल है गैर कानूनी और सारे जो खांचे हैं आपको पता ही है। अच्छा, ये अरशद जवेद ने, हाँ जी, सिर्फ एक बंदा अरशद जवेद ने 1 करोड़ रुपए वो दिए इस निसार ट्रेडिंग कंपनी में। नवाबजादा ताहिर अल मुल्क जो है, उन्होंने 1 करोड़ 50 लाख पार्टी फंड दिया। ये जो बेनामी अकाउंट इस निसार ट्रेडिंग कंपनी में जमा हुए। इस तरह निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मोहम्मद मुश्ताक ने 1 करोड़ 10 लाख, निजी मोटर कंपनी के मालिक इकबाल साजिद ने 25 लाख का चेक इसी बेनामी कंपनी में जमा कराया। एक और निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक अली अख्तर ने 1 करोड़ 50 लाख का चेक बतौर पार्टी फंड दिया। फिर MPAs, हाउसिंग सोसाइटीज़ और कारोबारी शख्सियात, इनके जो मालकान और ये हुकूमत पार्टी फंड्स के नाम पे जो पैसे दिए गए, उसका पर्पज़ होता है कि वर्कर की फलाह बहबूद पार्टी के ऊपर खर्च किए जाए। और जो नैब के अंदर इन लोगों ने अपने बयान जमा कराए, वो कहते हैं हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के कहने पर हमने ये पैसे जमा कराए। इससे मुतल्लक उन्होंने कहा हमें इल्म नहीं है मज़ीद जो है कि वो पैसा किधर गया और वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या पैसे के साथ क्या हुआ। अब मुझे ये बताएं, एक है फॉरेन फंडिंग, अब मुझे ये बताएं कि ये जो पार्टी फंड के नाम पर अगर करोड़ों रुपए को ले रहा है तो इसका भी तो चेक एंड बैलेंस होता है ना। इसका मतलब है ये तो एक भत्ता आप एक ऑफिशियली ले रहे हैं अंडर द गार्ब ऑफ पार्टी फंड। इसका मतलब ये है कि पार्टी फंड के नाम पर आप भत्ता ले रहे हैं किनसे? बिजनेसमैनों से। खरल साहब, ये कवर के अंदर, अंडर कवर। बाबर साहब, ये भत्ता है या ये सोसाइटीज बना रहे हैं तो उसके लिए भी पैसे आ रहे हैं, उसके बाद उन सोसाइटीज को मसला कोई नहीं, आंखें बंद, जैसे मर्जी बेनिफिट तो सोसाइटी के उस दौर में देख ले, तो कुछ भी नहीं है। जो ब्लैकमेल कार एक कंपनी में 51 करोड़ रुपया चंद लोगों का नाम सिर्फ सामने आया है। ये निसार ट्रेडिंग में 51 करोड़ सर, गरीब कौम, गरीब मुल्क, आधा अरब है। खादम को भी मौका दे दें। एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी के टाइकून जो हैं, उन्होंने, उनका बहुत बड़ा स्कैम भी है, उन्होंने PMLN के लिए पार्टी फंड में 20 करोड़ रुपया दिया। 20 करोड़ रुपया एक आदमी ने 2018 के इलेक्शन में तमाम जो MPA और MNA के कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट पैनल से फाइनल थे। मुझे एक MPA ने बताया कि मेरे हलके में मुझे ये टारगेट दिया गया कि कम अज़ कम 5 से 10 बंदे MPAs के ऐसे हों कैंडिडेट जो कि 3 लाख रुपया पार्टी फंड में जमा करवाएं और उनसे ये कहा जाए कि उनका नाम भी कंसिडर हो सकता है। तो उसके अलावा MNA को टारगेट दिया गया कि 5 से 10 बंदे आइडेंटिफाई करो जो पार्टी फंड में 5 लाख रुपए जमा कराएं। इनके एक ही हलके में MPA साहब जो है वो 5 और बंदे आइडेंटिफाई करें जो 3 लाख रुपए जमा कराएं, और MNA साहब जो हैं वो 5 लाख रुपए जमा कराएं। अगर 5 लाख बंदे वो इकट्ठे करते हैं तो 25 लाख रुपया तो MNA का इकट्ठा हो गया एक हलके से, जिसको टिकट भी नहीं देनी। नहीं, टिकट नहीं देनी, ये फाइनल है, ये फाइनल है कि टिकट नहीं देनी, टिकट उन्हीं दोनों को मिलनी है। लेकिन उन्होंने झांसा दिया कि ना हो सकता है मुझे टिकट ना मिले, तो उन्होंने 5-6 जो पार्टी के चेयरमैन थे उनसे कहा कि यार तुम ये पैसे जमा करा दो, हो सकता है तुम्हें टिकट मिल जाए, मैं तुम अगर मुझे ना मिली मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, लेकिन पैसे जरूर जमा करवाओ। तो एक हल्के से 50-50 लाख रुपया इकट्ठा किया एक हल्के से।
टोटल 140 हल्के तो सिर्फ पंजाब के हैं। अगर आप देखें कि एक हल्के से इलेक्शन के नाम पर ये 50-50 लाख MNS के अलग हैं, MPS के अलग, तो ये तो कोई अरब रुपया, तो अरब से ऊपर तो ये बन जाता है। उसके अलावा मैं बेतहाशा से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने थे, सिर्फ उन्होंने पार्टी को स्पॉन्सर किया। वो बड़े बड़े टाइकून थे, बड़े बड़े फ्रॉड थे जिनकी ज़मीनों के स्कैम है। मैं जानता हूँ, एक मैंने 20 करोड़ का एक नाम लिया, उसके बाद लाहौर के एक MNA है, फायदे लेते थे लाहौर के एक MNA है, लाहौर के एक MNA है जो नवाज शरीफ को बहुत अजीज है। वो बीमार हो तो नवाज शरीफ उनके लिए अस्पताल में जाते हैं, उनका मुंह चूमते हैं। उन्होंने अपने नीचे जो MPA था उससे कहा कि जनाब अगर तुमने पार्टी का टिकट लेना है तो 10 करोड़ रुपया देना पड़ेगा तुम्हें। 10 करोड़ रुपया। उस MNA ने 10 करोड़ रुपया उस बंदे से लिया, टिकट दिलवा दिया उसको। अच्छा। उसमें से 5 करोड़ रुपया उसने पार्टी फंड में दे दिया, 5 करोड़ रुपया उसने कहा ये हमारी इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो ये तो सिर्फ मैं एक बंदे की बता रहा हूँ। यहाँ पे उसामा साहब अरबों रुपया इकट्ठा हुआ पार्टी फंड के नाम से। किधर गया वो? अरबों रुपया। आप बात कर रहे हैं, बड़े बड़े पार्टी के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, उनसे कहा गया कि 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपया पार्टी फंड में जमा करो, इलेक्शन आ रहे हैं, और उनके मफादात का मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ किया गया। और ये जो है ये अरब हर रुपया बनता है जो कि अच्छा इसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई मियां नवाशी को पूछने वाला नहीं है। मैंने बेतहाशा लोगों से पूछा कि इसका ऑडिट क्या है, उसने कहा जी, और मियां साहब से पूछा कि ये पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है, उन्होंने कहा किसी की जरूरत नहीं है पार्टी में से मियां साहब से जाके ये पूछे कि मियां साहब ये जो अरबों रुपया इकट्ठा हुआ है ये कहाँ पे खर्च हुआ, कहाँ पे लगा, किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, टारगेट्स तमाम MPs MNAs को दिए गए। जैसे ख्वाजा आसिफ को टारगेट दिया गया कि सियालकोट है, सियालकोट से आपने पार्टी फंड के नाम से इतने करोड़ रुपया इकट्ठे करके देना है। तो उन्होंने जो वहाँ पे टॉप बिजनेसमैन थे उनको बुलाया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन आ रहे हैं, पार्टी फंड पे आपको इतने पैसे देने पड़ रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने वो सारा एक कट और किया। ये टारगेट बाबर साहब, आप सर वो सारा पैसा मियां साहब के बेनामी अकाउंट्स में गया। ये अभी शहबाज शरीफ साहब फैमिली की बात, कोई ऑडिट नहीं है, अभी नवाज शरीफ वाला नहीं है, चाय पिलाने के पैसे नहीं है, आप बिल देने के पैसे नहीं रहे। अभी तो सुई गैस का वो कट गया मीटर भी, वो मॉडल टाउन में। अच्छा, मामला ये है क्यों, कहां गया नवाज शरीफ साहब जो है उनकी और उनकी फैमिली जो है, जो मरियम साहबा के अकाउंट में, जो नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में, जो उनके बच्चों के अकाउंट में पार्टी फंड के नाम पे पैसे गए, वो इसके अलावा है। और मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये मैं नवाज शरीफ के जो अकाउंट में, और ये शहबाज शरीफ के अकाउंट की बात हो रही है। अच्छा, फिर अगली बात ये करते ये थे कि ये तो जो 6-7 ट्रांजैक्शन सामने आई है ना, ये चेकों वाला मामला आ गया। ज्यादातर ये करते थे कि कैश लेते थे उनसे, और वही कैश अल्टीमेटली घूम के जो 7 अरब से बढ़ गया, वो वही कैश था जो इन लोगों से बतौर भत्ता लिया गया। उसके बदले में उनको जाली जो NOC दिए गए, उनकी सोसाइटीज की एक्सटेंशन हुई, उन्होंने अरबों रुपया लोगों से लूटा, और वो लूट के अरबों रुपए के बदले में इनको करोड़ों रुपया दिया। और वो फिर सारा ये मुझे एक बात बताएं, हर हलके में इनके जो MPA MNA के कैंडिडेट थे वो फाइनल थे, लिस्टें फाइनल थी, हर एक को पता था कि ये लिस्टें फाइनल है, इनको भी पता था। इसके बावजूद इन्होंने हर हलके से 10-10, 20-20 लोगों को बुलाया और उनके इंटरव्यूज किए। इंटरव्यूज करने के लिए जो क्वालिफिकेशन थी वो ये थी कि जनाब जो बंदा इंटरव्यू देने आएगा वो 3 लाख रुपया MPA के लिए और 5 लाख रुपया MNA के लिए जो जमा करवाएगा वही बंदा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेगा। तो ये नहीं है बुलाते कि आपको बुला लिया, मुझे बुला लिया, तरीके से टिकट देते हैं, तो वो बिहाइंड द सीन होता था सारा कुछ। सर सारा कुछ पैसे जमा कर, अच्छा यही वतीरा का भी है जी। वो उसके बाद भी यही उसके बाद कहा जाता है जी कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो, आइन की बालादस्ती हो, पता नहीं। और ये फंड कहाँ गए आज तक बताने वाला कोई नहीं, जवाब तलब करे कोई तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।